नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की बैठक। कोविड प्रोटोकॉल के तहत होंगे चुनाव। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार का बयान सामने आया है। पोलिंग बूथों पर अधिकतम संख्या 1200 होगी। बूथ पर मतदाताओं की संख्या निर्धारित करेंगे। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पोलिंग बूथों पर अधिकतम संख्या 1200 होगी और मतदाताओं की संख्या निर्धारित करेंगे बूथ पर। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की बैठक, इसमें रणनीति तैयार की जा रही है कि आखिर कैसे कोरोना काल के दौरान चुनाव में वोटिंग कराए जाने हैं, कितने पोलिंग बूथ बनाए जाने हैं, कितने लोग एक पोलिंग बूथ में जा सकेंगे, कोविड की गाइडलाइंस का पालन हो, इसको सबसे पहले प्राथमिकताओं में रखा जा रहा है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की बैठक। कोविड प्रोटोकॉल के तहत चुनाव होंगे, ये आयोग ने कहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पोलिंग बूथों पर अधिकतम संख्या 1200 होगी। बूथ पर मतदाताओं की संख्या निर्धारित करेंगे, ये भी कहा है अजय कुमार ने, जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, क्या जानकारी मिल रही है विधानसभा चुनाव को लेकर? निर्वाचन आयोग की बैठक में क्या कुछ डिस्कस हुआ है? बिल्कुल 2022 चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने बैठक की थी और उस बैठक में इंटरनल अधिकारियों को बुलाया गया था, जिसमें किस तरीके की तैयारियां होंगी, क्योंकि समय नजदीक आ रहा है और धीरे धीरे समय नजदीक आने के बाद चुनाव आचार संहिता भी उत्तर प्रदेश में लागू होनी है। साथ ही साथ जो मतदाता सूची है उसका पुनरीक्षण भी होना है और किस तरीके से चीजें की जाए, इन बहुत सारे विषयों को लेकर आयोग ने बैठक की थी। और इस बैठक में यह विचार किया गया था कि जब 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे, उस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन होगा और जहां पर 1000 से ज्यादा मतदाताओं की संख्या है, ऐसी जगहों पर जो मतदाता केंद्र होंगे उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। जहां अब एक केंद्र पर मैक्सिमम 1000 मतदाता ही रखे जाएंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे। साथ ही साथ जो मतदान केंद्र होंगे वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और बाकी जो इंतजाम होंगे उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। इन बहुत सारे विषयों को लेकर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श निर्वाचन आयोग ने किया था। जी एसके वाजपेयी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, यहाँ निर्वाचन आयोग की तरफ से ये फैसला तो ले लिया गया है कि लगभग 1200 संख्या में ही अधिकतम पोलिंग बूथ पर लोग आएंगे और फिर अपने वोट्स डालेंगे। लेकिन अगर 1200 लोग ही एक पोलिंग बूथ पर आएंगे तो लगभग कितने पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे? ये बहुत बड़ी चुनौती होगी आयोग के सामने। बिल्कुल निश्चित है कि पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जिन गांवों में जनसंख्या ज्यादा है, ऐसे गांवों में जो मतदान केंद्र होंगे वो बढ़ाए जाएंगे और उसकी वजह यही होगी कि जहां लोगों को वोट डालने में सहूलियत होगी, वहीं कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाएगा। तो निश्चित है कि जिस तरीके से अभी पंचायत चुनाव हुए हैं, कहीं ना कहीं उसके बाद जब कोरोना अचानक बढ़ा था, उन सभी चीजों से सीख लेते हुए निर्वाचन आयोग ने ये सारे दिशा निर्देश अफसरों को जारी किए हैं, जिसको लेकर जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनको कहा गया है कि वो इस तरीके का सर्वेक्षण करा लें, ताकि जब चुनाव की परिस्थितियां आ जाएं या आचार संहिता लागू हो जाए, उस दौरान इन सभी चीजों का पालन किया जाए और खासतौर पर कोविड गाइडलाइन का जो ध्यान रखा जाए, इन सब चीजों को देखते हुए निर्देश जारी हुए हैं। वाजपेयी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो यूपी में 16 अगस्त से स्कूल खुलेंगे। 50% क्षमता के साथ स्कूल खोले जाएंगे। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे और एक बड़े लंबे ब्रेक के बाद, क्योंकि स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है, तो ऐसे में आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरा ध्यान दिया जाएगा। 50% क्षमता के साथ ही स्कूल खोले जाएंगे। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हैं। एसके वाजपेयी, क्या जानकारी मिल रही है स्कूलों के खुलने को लेकर? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें डॉक्टर दिनेश शर्मा और साथ ही साथ में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी शामिल हुए थे। उस दौरान मुख्यमंत्री ने जो कोरोना की वर्तमान परिस्थितियां हैं, उत्तर प्रदेश से धीरे धीरे कोरोना खत्म हो रहा है, जो केसेस की संख्या है वो उत्तर प्रदेश में 700 के नीचे आ चुकी है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री ने स्कूल खोलने के निर्देश दिए थे, जिसमें माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय 15 तारीख को कार्यक्रम जो होगा स्वाधीनता दिवस का, उसमें खुलेंगे। उसके बाद जो पठन पाठन है वो 16 तारीख से शुरू होगा।
होगा। हालांकि जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें 5 अगस्त से जो प्रवेश प्रक्रिया है वो प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं और 1 सितंबर से पठन पाठन शुरू करने के निर्देश हैं। जो माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय होंगे वो आधी क्षमता के साथ पठन पाठन करेंगे, वहीं उच्च शिक्षण संस्थान जो है चलिए, बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज वन इंडिया पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, चुनावी साल में महिलाओं को सौगात देने की तैयारी है। सौगात में महिलाओं पर फोकस रखने की तैयारी में सरकार। महिला बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग को सीएम ने टिप्स दिए हैं। आने वाले कुछ दिनों में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की कवायद, महिलाओं को आर्थिक सहायता के लिए कुछ बड़ा कर सकती है योगी सरकार। योगी सरकार आपको बता दें कि कुछ बड़ा कर सकती है। महिलाओं के आर्थिक सहायता के लिए सीएम योगी को यूपी की आधी आबादी की भी बहुत ज्यादा चिंता है और हमेशा से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सशक्तिकरण की बात की है। महिलाओं को लेकर भी कई बार इससे पहले भी योजनाएं निकाली गई हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि चुनावी साल में महिलाओं को सौगात देने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। सूत्र ये बताते हैं कि महिला बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग को सीएम ने टिप्स दिए हैं। आने वाले कुछ दिनों में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की भी कवायद तेज होगी। आगरा के थाना मंटोला में सपा सरकार में मंत्री रहे चौधरी बशीर की तीसरी पत्नी ने 3 तलाक का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता की शिकायत पर एसएसपी मुनिराज ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोपी पर पहले भी पत्नी के उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया था। पीड़िता के अनुसार चौधरी बशीर ने 8 दिन पहले ही छठी शादी की है। दरअसल थाना ताजगंज के गोबर चौकी क्षेत्र की निवासी नगमा की शादी 11 नवंबर 2012 को थाना मंटोला क्षेत्र निवासी चौधरी बशीर से हुई थी। नगमा चौधरी बशीर की तीसरी पत्नी है। आरोप है कि उसका पति उससे विवाद चल रहा है जो कोर्ट में विचाराधीन है। उसे जब पता चला कि उसका पति 23 जुलाई को शाइस्ता नाम की महिला से छठी शादी कर रहा है तो वो पति के घर पहुंची और उसे रोका। इसके बाद पति चौधरी बशीर ने उसे सबके सामने 3 बार तलाक बोलकर भगा दिया। तो बशीर के खिलाफ थाने पहुंची तीसरी पत्नी। पुलिस ने 3 तलाक का मामला दर्ज कर लिया है। बशीर पर आरोप है 3 तलाक देकर पत्नी को घर से भगाने का। बशीर के खिलाफ थाने पहुंची है तीसरी पत्नी। बशीर छठी शादी कर रहे थे और ऐसे में जब इस चीज का विरोध किया गया तो तीसरी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर घर से भगा दिया। कृष्णा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या जानकारी मिल रही है? पूरा मामला क्या है, एक बार विस्तार से बताएं। हंसिका जी, मैं आपको बता दूं, थाना मंटोला क्षेत्र का मामला है जहां पर पूर्व मंत्री चौधरी बशीर का एक बार फिर नाम सुर्खियों में आया है। दूसरी पत्नी को तलाक दिए बिना तीसरा निकाह किया है। इससे पहले भी सपा में मंत्री रहे गजाला के पति थे ये पूर्व मंत्री बशीर। जिस लड़की से निकाह हुआ है वो पहले से शादीशुदा थी और पत्नी ने थाना मंटोला में तहरीर दी है इनके खिलाफ और मुकदमा दर्ज हुआ है। और आपको बता दें, ये पूर्व मंत्री जो बशीर है आए दिन इसी तरह के विवाद में रहते हैं और इससे पहले भी एक अभी पूर्व विधायक जो विधानसभा के जो विधायक रहे थे इसमें भुट्टू, अभी 2 साल पहले भी इस तरह का मामला आया था। तो लगातार इस तरह के मामलों में, विवादित मामलों में इनका नाम रहता है बशीर जी का। तो इस तरह जो वीडियो वायरल हुआ है इसमें भी इन्होंने तहरीर दी और जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, संतोष कुमार सुमन ने सीएम योगी से मुलाकात की है। बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं संतोष कुमार सुमन, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे हैं। संतोष कुमार सुमन बिहार के दलित समाज के नेता हैं। जीतन राम मांझी सीएम योगी ने ऐतिहासिक कुंभ आयोजन की पुस्तक दी, उपहार के तौर पर दी ऐतिहासिक कुंभ आयोजन की पुस्तक। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां जीतन राम मांझी के बेटे ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। संतोष कुमार सुमन ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। बिहार के कैबिनेट मंत्री हैं संतोष और ऐसे में उन्होंने मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उस वक्त की जब उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और ऐतिहासिक कुंभ आयोजन की पुस्तक भेंट की है मुख्यमंत्री ने उन्हें।
तो विश्व बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करने के लिए उन्हें हार्दिक बधाई दी। इससे पहले सिंधु ने रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। इस प्रकार 2 ओलंपिक पदक जीतने का दुर्लभ कीर्तिमान उन्होंने अपने नाम किया है। मायावती ने इसी पर ट्वीट किया है। मायावती ने क्या कुछ ट्वीट किया है ये आपको हम दिखा रहे हैं। मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु द्वारा टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित महसूस कराने के लिए हार्दिक बधाई। तो हापुड़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस गश्त के दौरान लूट की योजना बनाते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास अवैध हथियार, 3 पुनिया और तमंचा बरामद किया गया है। फिलहाल बहादुरगढ़ थाना पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि आखिर कैसे जो हापुड़ पुलिस है उसे सफलता हासिल हुई है। बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बदमाशों के पास से चोरी का कई सारा सामान भी बरामद किया गया है। मैनपुरी के किशनी इलाके में 11 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी बीजेपी नेता को जिला अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आरोपी ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। तभी मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल से ही गिरफ्तार कर लिया। मौके पर पहुंचे एसपी ने भी आरोपी से पूछताछ की। आरोपी युवक बीजेपी मंडल का महामंत्री बताया जा रहा है। बता दें कि 11 वर्षीय किशोरी पड़ोसी गोविंद चौहान के घर टीवी देखने गई थी। तभी आरोपी गोविंद चौहान ने किशोरी के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है और जब पीड़िता बेहोश हो गई तो आरोपी मौके से फरार हो गया। किशनी क्षेत्र में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें 11 साल की बच्ची के साथ बलात्संग की घटना प्रकाश में आई थी और उसके संबंध में वहां एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक वांछित अभियुक्त था गोविंद चौहान। उसकी पुलिस के द्वारा तलाश भी की जा रही थी। आज अचानक सूचना मिली कि वो जिला अस्पताल मैनपुरी के इमरजेंसी वार्ड में आकर के एडमिट है, भर्ती है। इस पर जाकर के देखा गया तो उसके द्वारा किसी विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया गया है, जिस पर चिकित्सकों के द्वारा उपचार उसका किया जा रहा है। बाद चिकित्सा उपचार जो भी विधिक कार्यवाही है उसको। तो वहीं एसपी के समर्थन में आया पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन। पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन ने अपर्णा गुप्ता का समर्थन किया है। आईपीएस अपर्णा गुप्ता की छवि खराब करने की कोशिश है। एसपी जीआरपी मुरादाबाद के खिलाफ फर्जी शिकायत की थी। एसपी को बदनाम करने, दबाव बनाने की कोशिश एसोसिएशन का यह कहना है। अपर्णा गुप्ता के समर्थन में सीएम को पत्र भी लिखा गया है। तो पूरा समर्थन दिया जा रहा है अपर्णा गुप्ता को और उनके समर्थन में एक पत्र भी लिखा गया है मुख्यमंत्री को। यूपी की राजधानी लखनऊ में कृष्णा नगर के अवध चौराहे पर युवती ने एक कार चालक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि युवती चालक को पीट रही है। बीच चौराहे पर तमाशा हो रहा है। कुछ लोग युवक को बचाने का प्रयास करते हैं तो युवती उन्हें भी दूर करने लगती है। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने पुलिस कर्मियों के सामने चालक को पीटने पर नाराजगी जताई है। वजीरगंज के सिटी स्टेशन निवासी शहादत अली उबर चालक हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार रात अवध चौराहे पर रेड सिग्नल होने पर रुके। इसी दौरान पीछे से आई युवती ने कार चलाने के तरीके पर नाराजगी जताते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया था। कथित रूप से कार ने युवती को ठोकर मार दी और फिर उसने गुस्से में कैब ड्राइवर की जमकर धुनाई कर दी। पुलिस के सामने मारपीट करने के साथ ही पीड़ित का फोन भी तोड़ दिया गया था। तो आगामी यूपी चुनाव सहित तमाम मुद्दों पर सीतापुर से बीजेपी सांसद राजेश वर्मा ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। आगामी साल में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। इस चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां यूपी चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीतापुर से बीजेपी सांसद राजेश वर्मा जी हैं। सर, चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है? अभी अमित शाह जी का भी दौरा हुआ, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर वक्त तैयार रहती है चुनाव के लिए
आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि एक ये संगठनात्मक पार्टी है और सबसे मिलजुल करके बैठ करके सबकी राय लेकर के संगठन को चलाने का काम करती है। हम हर वक्त तैयार हैं चुनाव के लिए। अब ये कोई नई तैयारी हमारी नहीं है। स्वाभाविक रूप से अब चुनाव है तो हमको चुनाव में दुश्मन का मुकाबला करना है, तो हम और मुस्तैदी से अपनी तैयारी कर रहे हैं। और आने वाले समय में मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि हम लोग 2017 का जो हमारा आंकड़ा था उसको भी हम लोग पार करने वाले हैं। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपाई किसी एक अपने द्वारा काम किए गए फीता तो काटे, ये तो सारे समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए कार्य हैं, उसका फीता काट रहे हैं। ये तो उनका अपना वक्तव्य है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2022 का चुनाव आएगा तो जनता उनको स्वयं बताएगी कि ये किसके उद्घाटन किए गए हैं, किसके द्वारा निर्मित किए गए, तो जनता जवाब देगी। सर, नीट में भी ओबीसी को आरक्षण दिया गया, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? अखिलेश यादव का लगातार बयान आ रहा है कि चूंकि समाजवादी पार्टी के दबाव में ऐसा सरकार को फैसला लेना पड़ा। देखिए, उनका अपनी पार्टी पर तो दबाव है नहीं और भारतीय जनता पार्टी पर वो अपना दबाव प्रदर्शित करना चाहते हैं। बड़ा हास्यास्पद है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नीट पर जो एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, ओबीसी को 27% आरक्षण जो नीट में दिया है, हमारे जाने कितने मेडिकल छात्रों को उससे लाभ होने वाला है। और उसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 10% जो सवर्ण समाज में जो गरीब वर्ग है उसको भी आरक्षण देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ राजेश वर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो 2017 का टारगेट है उसको इस बार हम लोग उससे भी ज़्यादा आगे जाएंगे और उसको पार करेंगे। कैमरामैन रविंदर के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो पाकिस्तानी हैंडलरों को पैसा पहुंचाने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। हवाले के जरिए पैसे पहुंचाने वाले को गिरफ्तार किया गया है। 50,000 का इनामी है गिरफ्तार आरोपी। यूपी एटीएस आरोपी अजय को गिरफ्तार कर चुकी है। गोरखपुर का रहने वाला बताया जा रहा है ये आरोपी। तो यूपी एटीएस आरोपी अजय को गिरफ्तार कर चुकी है। अब पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर कैसे ये काम करता था। गोरखपुर का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी। पाकिस्तानी हैंडलरों को पैसा पहुंचाना इसका काम था। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, क्या जानकारी मिल रही है? इस हैंडलर के बारे में तमाम जानकारी मिली है, साझा करिए। देखिए, बिल्कुल 2018 में जिस तरीके से इनके गैंग के सदस्यों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था, जो इनके गिरोह के सदस्य थे उन्होंने बताया था कि अजय नामक का युवक भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, जो पाकिस्तानी हैंडलरों को पैसा पहुंचाने का काम करता था। हवाला के जरिए पैसा पाकिस्तानी हैंडलरों को पहुंचाया जा रहा था। लगातार 3 सालों से एटीएस इनकी पड़ताल कर रही थी, गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रही थी। 50,000 रुपए का इनामी है अजय, जिसको एटीएस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहकर ये पाकिस्तानी लोगों को पैसा पहुंचा रहा था, जो उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के लिए खतरा थे। उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है कहीं ना कहीं। अब जब इसकी गिरफ्तारी हुई है तो तमाम और बड़े और अहम खुलासे होंगे, क्योंकि हवाला के जरिए उत्तर प्रदेश और देश से अगर पाकिस्तानी हैंडलरों को पैसा पहुंचाया जा रहा था तो अपने आप में देश की सुरक्षा और प्रदेश की सुरक्षा के जो खिलवाड़ किया जा रहा था, उसी के तहत इसकी बड़ी गिरफ्तारी की गई है। बिल्कुल नीलेश, ये बात तो है, लेकिन वो रहने वाला गोरखपुर का था, यानी वो रह रहा था गोरखपुर में, ठीक है। तो ऐसे में क्या उसके परिवार भी उसी के साथ रहता था या फिर उसके साथ कोई और रहते थे? देखिए, परिवार के सदस्यों की बात नहीं कर सकते क्योंकि 3 साल से ये लगातार फरार था, क्योंकि लगातार एटीएस और तमाम जांच एजेंसियां परिवार के संपर्क में थी, लेकिन परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जो अजय था वो लगातार फरार चल रहा था। यूपी एटीएस ने इनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद इनके साथ जुड़े हुए और लोगों की पड़ताल होगी कि क्या कोई और व्यक्ति अजय की लखनऊ के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर, गोरखपुर के अंदर मदद कर रहा था। इन तमाम पहलुओं पर एटीएस जांच करेगी। जांच करने के बाद जो और लोग होंगे इनके साथ जुड़े हुए, उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी। तो ये बड़ी और अहम गिरफ्तारी मानी जा रही है, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि 3 साल से जो फरार आरोपी अजय है उसको एटीएस कब तक गिरफ्तार करेगी, क्योंकि ये बड़ा सवाल था कि उत्तर प्रदेश से पाकिस्तानी हैंडलरों को पैसा पहुंचाने का काम अजय के द्वारा किया जा रहा था, जो तमाम अलग अलग बैंक खातों से तमाम अलग अलग लोगों से संपर्क रखे पैसे की आदान प्रदान करने की जो चेन चल रही थी वो अजय के द्वारा चलाई जा रही थी। हालांकि अब यूपी एटीएस ने अजय को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 1 इंडिया पर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।